हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्लास 10th की अगली क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एसिड बेस और सॉल्ट्स का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एसिड क्या होते हैं, बेसेस क्या होते हैं। अभी हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनका प्रिपरेशन कैसे होता है, कैसे बनते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्ट क्या होते हैं। बाय डेफिनेशन सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स आर द न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट के रूप में सॉल्ट बनते हैं। अब जो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वो एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक एसिड और एक बेस आपस में अभिक्रिया करता है और उसके परिणाम स्वरूप एक लवण बनता है और जल बनता है, मीन्स सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब देखते हैं कि एक हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट के रूप में NaCl एक सॉल्ट बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। एक और रिएक्शन हमारे पास, एक और एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद H2SO4। H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और वाटर बनता है। तो हम लोगों ने देखा दोनों रिएक्शंस में एसिड जो है बेस से रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। देखते हैं प्रिपरेशन, कैसे सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है। सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है जब कोई, कितने टाइप से होता है, जब कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करती है तो उसके रिजल्ट के रूप में H2 गैस रिलीज होती है और सॉल्ट बनता है। इसी तरह से अगर कोई मेटल किसी बेस से रिएक्ट करती है तो बेस भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो एसिड और बेस दोनों जो है मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड H2 गैस रिलीज करते हैं। देखिए हमारे पास मेटल रिएक्ट विद प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। प्रिपरेशन ऑफ बेसिस में हम लोग देखेंगे बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस। मेटल जो है एसिड और बेस से रिएक्ट करेगी। देख लेते हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है मेटल रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड H2। मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करेगी और सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। मैग्नीशियम एक मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है, हमारी एक एसिड है। मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा MgCl2, ये एक सॉल्ट बनेगा और साथ में H2 गैस यहाँ पर रिलीज होगी। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक हमारी क्या है, एक मेटल है, रिएक्टिव मेटल है। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कभी कभी जो खुले एरिया में जो हमारे पास लोहे के कुछ उपकरण होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जो खुले में पड़ी होती हैं, उनमें बरसात के टाइम पर जंग लग जाता है और वो नष्ट हो जाती हैं। रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है कि जब बरसात होती है तो उसमें कुछ ना कुछ एसिड होता है। एसिड क्या होता है, जब कभी भी हम चीज़ों को जलाते हैं, जैसे चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, वो लगातार वातावरण में जाता रहता है और उससे सल्फर के और नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स बन जाते हैं। यही ऑक्साइड जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक एसिड बनाते हैं। जैसे देख लेते हैं सल्फर। सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है या सल्फर जब जलता है, जलाते हैं, तो सल्फर का एक जो है ऑक्साइड बनता है जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, SO2। तो एक जब सल्फर जलता है वातावरण में तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यही सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से अगेन रिएक्ट करता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो SO2 रिएक्ट विद O2 टू गिव 2SO3। अब ये जो हमारे पास SO3 है ये क्या करेगा, ये वाटर से रिएक्ट करेगा और H2SO4 बनाएगा। ये रिएक्ट करेगा 2H2O, तो क्या बनेगा, बनेगा 2H2SO4।
इसका मतलब ये है कि बरसात में जब बरसात का पानी बरसता है तो उसमें कुछ ना कुछ H2SO4 होता है, और इसी को या बरसात के पानी के साथ एसिड का बरसना एसिड रेन कहलाता है या अम्ल वर्षा कहलाता है। अम्ल वर्षा जब कभी भी मेटल के कांटेक्ट में आती है तो मेटल की रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फेरस है हमारे पास, फेरस के कांटेक्ट में कौन आया? H2SO4। ये H2SO4 कहाँ से आया? एसिड रेन से आया। ये H2SO4 फेरस से रिएक्ट करता है, FeSO4 बनता है और H2 गैस रिलीज होती है। तो ये तो हो गया हमारा मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव H2 गैस एंड सॉल्ट। देख लेते हैं क्या सारी मेटल एसिड से रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करती हैं। तो पहला तो आंसर ये है कि सारी मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके H2 गैस नहीं रिलीज करती हैं। रीज़न क्या है? पहला तो है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। सारी मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती हैं या नहीं हो सकती हैं, हमको पता है रिएक्टिविटी सीरीज से। तो अगर सारी मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो सकती हैं तो वो मेटल्स हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस नहीं करेंगी। अगर रिप्लेस नहीं करेंगी तो H2 गैस नहीं रिलीज होगी। देख लेते हैं दूसरा, HNO3 डू नॉट गिव H2 गैस विद मेटल्स। HNO3 एक ऐसा एसिड है जिसको हम मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो वो हमको H2 गैस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि जो HNO3 होता है, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो जब मेटल से HNO3 रिएक्ट करता है तो जो H2 गैस बनती है उसको HNO3 खुद ही ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से H2 गैस नहीं रिलीज होती है। हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। हमारे पास है जिंक रिएक्ट विद HNO3, जिंक रिएक्ट विद HNO3 टू गिव ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। एक ये रिएक्शन है कि जब जिंक HNO3 से रिएक्ट करता है तो जिंक नाइट्रेट बनता है, N2O बनता है और H2O बनता है। दूसरा हमारे पास है Fe रिएक्ट विद HNO3, जब फेरस से HNO3 रिएक्ट करता है तो FeNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O बनता है। फेरस HNO3 से रिएक्ट करता है, फेरस नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O बनता है। इसी तरह से Cu कॉपर रिएक्ट विद HNO3, कॉपर HNO3 से रिएक्ट करता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है CuNO3 होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है NO और साथ में H2O भी बनता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर एसिड मेटल से रिएक्ट करके H2 गैस नहीं रिलीज करती है। तो उसका एक एग्जांपल क्या है? नाइट्रिक एसिड मेटल से रिएक्ट करके H2 गैस नहीं रिलीज करता है। रीज़न क्या है? कि HNO3 खुद ही रिलीज हुए हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है, आपने देखा होगा ये सारी रिएक्शंस बैलेंस नहीं है। दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, दीज रिएक्शंस आर नॉट बैलेंस। तो ये आपका काम है, मैंने आपको केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है वो बता दिया है। आपका काम है कि इन इक्वेशंस को वन बाय वन आप लोग ट्राई करेंगे और देखेंगे कैसे बैलेंस करना है। आप चलिए, हम लोगों ने देखा अभी कि एसिड जो होते हैं वो मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट तो बनाते ही बनाते हैं, साथ ही H2 गैस भी रिलीज करते हैं। इसी तरह से जो बेस होते हैं, बेस भी मेटल से रिएक्ट करते हैं, H2 गैस बनाने के साथ साथ वो भी सॉल्ट बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जिंक के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। 2NaOH प्लस जिंक गिव्स Na2ZnO2, ये फॉर्मूला है सोडियम जिंकेट का, प्लस H2 गैस। H2 गैस रिलीज हो गई है। देखते हैं कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से सॉल्ट्स का प्रिपरेशन किया जा सकता है। तो हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट और हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम एसिड से करेंगे। जब हम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या किसी भी मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन सॉल्ट से करते हैं तो हमको सॉल्ट
तो मिलता ही मिलता है, यहाँ पर सॉल्ट मिलता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि एक सॉल्ट है, प्लस CO2 गैस रिलीज होगी और H2O भी बनेगा साथ में। दूसरा हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अगेन रिएक्ट विद HCl। यहाँ पर जब सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से रिएक्ट करता है तो फिर से NaCl बनता है, CO2 गैस रिलीज होती है और H2O बनता है। तो हमने देखा कि जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ एनी मेटल रिएक्ट विद एसिड दे गिव द सॉल्ट CO2 एंड H2O। देखते हैं डिटेक्शन ऑफ CO2। CO2 का डिटेक्शन कैसे करते हैं? बढ़िया सा तरीका है, पुराना सा तरीका है और फेमस सा तरीका है। CO2 जो गैस होती है उसको जब हम लाइम वाटर से पास करते हैं, लाइम वाटर हमारा जो होता है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है इसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। जब लाइम वाटर से हम CO2 गैस को पास करते हैं तो लाइम वाटर का जो कलर होता है वो मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों हो जाता है? क्योंकि सोल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सोल्यूशन में बन जाता है, जिसकी वजह से सोल्यूशन का जो कलर होता है वो मिल्की हो जाता है। देख लीजिए रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस को पास किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है और H2O बन गया है। ये जो सोल्यूशन का जो कलर मिल्की हो जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, अगर इसी सोल्यूशन में हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो यही सोल्यूशन जो हमारा मिल्की है ये अगेन जो है कलरलेस सोल्यूशन में चेंज हो जाता है। तो ये सोल्यूशन हमारा कलरलेस क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो यही जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होने की वजह से जो मिल्की कलर होता है सोल्यूशन का कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो डिसअपियर हो जाता है। रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ये वाटर में सॉल्युबल है, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर होता है मिल्की वो डिसअपियर हो जाता है। चलिए देखते हैं कुछ और रिएक्शंस जिनमें हम देखेंगे कि मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो मेटल के ऑक्साइड्स हमको पता है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस होते हैं। हर मेटल का जो ऑक्साइड होगा या मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो बेस होते हैं। तो मेटल का ऑक्साइड मीन्स बेस और एक एसिड जब आपस में रिएक्शन करेगा तो हमको सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ में जो है हमको वाटर भी मिलेगा। देख लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl। कॉपर ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करेगा तो हमको यहाँ पर कॉपर क्लोराइड मिलेगा और H2O मिलेगा। ये जो रिएक्शन होती है इसमें जैसे ही आपका कॉपर क्लोराइड बनता है तो इसका मतलब ये कॉपर सेकंड आयन हमको सोल्यूशन में मिल रहा है। जब हमको कॉपर सेकंड आयन सोल्यूशन में मिलेगा तो इस सोल्यूशन का जो कलर होगा वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन टाइप का इसका कलर हो जाएगा। नाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद H2SO4। कॉपर ऑक्साइड अगेन क्या करता है, H2SO4 से हम रिएक्ट कराते हैं। तो जब कॉपर ऑक्साइड को हम H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं थोड़ी देर में हमको इसका कलर जो सोल्यूशन का होता है वो स्काई ब्लू टाइप का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है और जो कॉपर था अभी तक ऑक्साइड में वो हमको कॉपर सेकंड आयन के रूप में सोल्यूशन में मिलने लगेगा। तो इसकी वजह से उस सोल्यूशन का जो कलर होता है वो स्काई ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। आप जानते हो कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे बेस होते हैं। अगर मेटल के जो ऑक्साइड है ये बेस है और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन हमको यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है और ये बेस है, तो हमको पता है कि बेस जब एसिड से रिएक्ट करता है तभी हमको सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। हम यहाँ पर हमको कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलता है। दूसरी में रिएक्शन में हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड है। सल्फर ट्राईऑक्साइड अगेन यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, सोडियम सल्फेट मिलता है और वाटर मिलता है। यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि इस हाइड्रोक्साइड से या मेटल के जो हाइड्रोक्साइड हैं ये जब नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो हमको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है। चलिए देख लेते हैं कि एसिड और बेस एक्वस मीडियम में कैसा बिहेव करते हैं। मीन्स
एसिड और बेस का जो जलीय विलयन होता है वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। हमको पता है कि जो एसिड होते हैं वो एक्वस मीडियम में या जलीय माध्यम में H+ रिलीज़ करते हैं। H+ रिलीज़ करेंगे, इसका मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन का पीएच जो है वो घट रहा है। लेकिन कैसे घट रहा है या कि वो सॉल्यूशन एसिडिक हुआ है या नहीं हुआ है, हमको कैसे पता लगेगा। हम जब किसी भी सॉल्वेंट में, जैसे वाटर है, इसमें अब अगर हम बेस को डिसॉल्व करते हैं तो बेस क्या करता है, एक्वस मीडियम में जलीय माध्यम में टूट कर OH- आयंस देता है। इसका मतलब ये है कि जलीय माध्यम जो है वो हमारा क्षारीय हो जाता है। हमको कैसे पता चलेगा कि वो मीडियम जो है वो क्षारीय हो चुका है या जलीय माध्यम हमारा क्षारीय हो चुका है। इसके लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस विच हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। हमारे पास HCl है। HCl वाटर में जब घोला जाता है, जल में घोला जाता है, तो H+ आयन और क्लोराइड आयन देता है, क्लोराइड आयन देता है। उसके बाद इसी तरह से जो H2SO4 है, जिसको जब हम जलीय माध्यम में घोलते हैं तो ये हमको हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन देता है। इसी तरह से जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, उसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयन और नाइट्रेट आयन देता है। तो ये तो हो गए हमारे एसिड। उसके बाद हम आते हैं बेस पे। बेस हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं या घोलते हैं तो हमको सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है। इसके बाद हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल में घोलते हैं तो हमको कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पर पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों मिलते हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा, किस तरह से हम जानेंगे कि ये जो मीडियम है या ये जो सोल्यूशन है ये बेसिक है और ये जो सोल्यूशन है ये हमारे एसिडिक है। मीन्स ऊपर वाले सोल्यूशंस में H+ आयंस रिलीज हुए हैं और नीचे वाले सोल्यूशंस में हमारे OH- आयंस रिलीज हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, दिए गए सोल्यूशंस में हम क्या करते हैं, कोई भी एक इंडिकेटर यूज करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं, ये लिटमस ले लेते हैं। लिटमस जो है, लिटमस एक ऐसा सोल्यूशन होता है या एक ऐसा इंडिकेटर होता है लिटमस, जिसका एसिडिक मीडियम में रेड कलर होता है और बेसिक मीडियम में ब्लू होता है। तो अगर हम इन सोल्यूशंस में लिटमस को डालते हैं तो लिटमस का कलर कैसा आता है, रेड आता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये हमारे जो सोल्यूशंस हैं इन्होंने H+ आयंस को रिलीज किया है एक्वस मीडियम में। दूसरा हमारे पास ये सोल्यूशंस हैं जिनको हम बेस बोलते हैं। तो बेस में हम क्या करेंगे, बेस में हम फिर से लिटमस को डालते हैं। अगर लिटमस का कलर ब्लू आता है तो हमको ये पता चल जाएगा कि इन सोल्यूशंस ने या इन कंपाउंड्स ने एक्वस मीडियम में OH- आयंस को रिलीज किया है। तो जैसे ही हम इस सोल्यूशन में हम लिटमस को डालते हैं वैसे ही उसका जो पर्पल कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि बेस जो है वो जलीय माध्यम में OH- आयंस को रिलीज करते हैं। सिंपली हम क्या कह सकते हैं, जो एसिड होते हैं वो जलीय माध्यम में H+ आयन और जो बेस होते हैं या क्षार होते हैं वो जलीय माध्यम में OH- आयंस को मुक्त करते हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस जो होता है वो हमको ये नहीं बताता है कि एसिड और बेस का जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन से हमारा कोई मतलब नहीं है। जो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन है या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एसिड का और बेस का मैक्सिमम आयनाइजेशन हुआ है या नहीं है। मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस से हमारा मतलब होता है आयनाइजेशन से। इफ द मैक्सिमम आयनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस टेक्स प्लेस, इट मीन्स दैट एसिड और दैट बेस is a strong acid or base. In the same way, if the ionization of acid and base is comparably less, then that acid or base is weak acid or base. Now pH, what is pH? हम एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है उसको pH स्केल पर मापते हैं। pH स्केल हमारे पास एक 14 नंबर तक का एक स्केल होता है, 0 to 14। वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा 7 pH होता है, 7 pH हमारा न्यूट्रल होता है। और जो लेस दैन 7 मीन्स 7 से पीछे की तरफ, 0 की तरफ अप्रोच करते हैं तो हमारा pH जो है एसिडिक होना शुरू हो जाता है। और जब हम 7 से 14 की तरफ अप्रोच करते हैं तो हमारा जो pH होता है सोल्यूशन का वो बेसिक होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ pH ऑफ एसिड, एसिड का pH कितना होता है तो आप बताएंगे pH का, एसिड का pH जो है वो लेस दैन 7 होता है। नाउ pH ऑफ बेस, बेस का pH कितना होता है तो आप बताएंगे कि बेस का pH 7 से अबव होता है। 7 क्या है, 7 इज अ न्यूट्रल pH। अगर किसी भी सोल्यूशन का जो pH है वो 7 आता है तो इसका मतलब ये है कि वो सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल है।
पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच जो होता है वो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीएच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारी डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कैसे रखती है, इसको जब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तब हमको समझ में ये आएगा कि हाँ पीएच कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग वर्क विद इन नैरो रेंज ऑफ पीएच 7 एंड 7.8। जो हम लोग जो है 7 न्यूट्रल पीएच और 7.8 मीन्स एल्कलाइन पीएच, हम लोग 7 एंड 7.8 पीएच के बीच में बेस्ट वर्क करते हैं। अगर हमारा पीएच या हमारे इन्वायरमेंट का जो पीएच है 7.8 से ज़्यादा बढ़ता है या 7 से कम होता है तो हमको काम करने में या हमको उस वातावरण में रहने में दिक्कत होती है। दूसरा पॉइंट है नॉर्मल पीएच ऑफ द रेन इज 6.5। नॉर्मल पीएच ऑफ रेन, जब बरसात होती है तो उस टाइम पर जो रेन होती है, अगर नॉर्मल वातावरण है, पोल्यूशन नहीं है ज़्यादा, तो उस वातावरण में या उस समय जो बरसात होती है उसका जो पीएच होता है वो 6.5 होता है। लेकिन ये जो 6.5 पीएच होता है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होने के कारण। जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जल से अभिक्रिया करके, वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है जो एक माइल्ड एसिड है। इसी कार्बोनिक एसिड की उपस्थिति के कारण जो जल होता है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। ये हमारे पास CO2 और ये हो गया H2O, बन जाता है H2CO3। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो H2CO3, जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, वो बन जाता है। कार्बोनिक एसिड एक माइल्ड एसिड होता है जिसकी वजह से जो वाटर होता है, रेन वाटर, उसका जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, दैट इज 6.5। हम देखते हैं कि कभी कभी एसिडिक रेन भी होती है या एसिड रेन होती है। एसिड रेन क्यों होती है? जब कभी भी वाटर, जो रेन वाटर होता है, उसका जो पीएच है वो 5.6 से नीचे आ जाता है। 5.6 से नीचे आने पर जो रेन होती है उसको हम बोल देते हैं कि वो जो बरसात का पानी है वो एसिडिक है। रेन विद द पीएच बिलो 5.6 इज एसिड रेन। अब ये एसिड रेन क्यों होती है? जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर सल्फ़र, नाइट्रोजन और लेड और क्लोरीन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनका कम्बशन होता है, जलती हैं, और ये सब जलकर जो है इनके ऑक्साइड बनकर वातावरण में पहुंचते हैं। यही जो ऑक्साइड होते हैं ये जब बरसात के टाइम पर वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड बनाते हैं, और यही जो एसिड होता है ये पानी के साथ नीचे आता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो रेन है वो एसिड रेन है। तो ये हो गई एसिड रेन। बेस्ट फार्मिंग एंड गार्डनिंग इज डन बिटवीन pH 6.5 एंड 7.0। जो सबसे अच्छी फसल होती है, सबसे अच्छी जो खेती होती है वो 6.5 और 7.0 मतलब न्यूट्रल पीएच और स्लाइटली एसिडिक पीएच में बेटर होती है। 6.5 और 7 पीएच के बीच में बेटर होती है। अगर सॉइल का या मिट्टी का जो पीएच है वो 6.5 से नीचे जाता है तो हम कहते हैं कि वो मिट्टी जो है वो एसिडिक है, और ऐसी जगहों पर जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, उनको उगाने में बहुत दिक्कत होती है। अब इस जो एसिडिक रेन होती है, जो एसिडिक सॉइल होती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? आपको पता है हमारे पास एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो एक बेस होता है। तो जो सॉइल है वहाँ पर जो बढ़ा हुआ एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उस मिट्टी में या उस जगह पर कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड उस जगह के एसिड से रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमको डिज़ायर्ड पीएच मिल जाता है, जिससे कि हम अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। हमारा जो पेट है, हमारे पेट के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रोडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसका प्रोडक्शन होता है खाने को पचाने के लिए। लेकिन जब यही HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो जाता है, तो यही हमारे पेट की जो दीवार है, पेट की वॉल्स हैं, उनको क्या करता है, काटना शुरू करता है और लिसिस उनकी स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो पेट है उसमें दर्द होता है, इरिटेशन होता है। अब इस इरिटेशन को हम कैसे दूर करते हैं? हम कुछ एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब उन एंटासिड्स में होता क्या है? उन एंटासिड्स में जो है वो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। उनमें मुख्य रूप से एक मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक इम्पॉर्टेंट या माइल्ड बेस होता है जो स्टमक में प्रोड्यूस हुए HCl को न्यूट्रलाइज करता है, और जब हम इसको खा लेते हैं या इसको यूज़ करते हैं तो हमारे पेट को आराम मिल जाता है। नाउ टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ माउथ इज लेस दैन 5.5। हमने देखा होगा कि बच्चों के मुंह में दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, या हमारे मुंह में भी दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम मीठा खाते हैं या कुछ भी खाते हैं और मुंह को अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं, तो वही हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस शुगर को या उस खाने को एसिड में तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब वही एसिड जो है वो हमारे मुंह में भरा रहता है या मुंह में रहता है। वही एसिड जो है उसकी उपस्थिति के कारण, उसके प्रेजेंस के कारण जो हमारे मुंह का pH है वो 5.5 से नीचे आ जाता है। अब यही जो एसिड होता है ये क्या करता है, हमारे दांत के कैल्शियम कार्बोनेट को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है, और जब वो उसको डिग्रेड कर देता है तो दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है, हमको पेन होता है और दिक्कत होती है। अगला है हमारे पास एंट स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। हम लोगों ने देखा होगा कभी भी चींटियाँ काट लेती हैं तो बड़ी जलन होती है, इरिटेशन टाइप की होती है। अब ये जो इरिटेशन होती है या जो जलन होती है इसको हम कैसे दूर करेंगे? हमको पता है एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जब कभी भी आपको चींटी काटे तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा आप लगाएंगे तो आपको आराम मिलेगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के यूजेस, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंस पीएच के जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। आगे की क्लास में हम लोग जो है कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स पढ़ेंगे कि उन कंपाउंड्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, उन कंपाउंड्स को कैसे बनाया जाता है और उनका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से सुरक्षित रहिए घर में।